अब हम बात करते हैं काइफोसिस यानी कि राउंड बैक या हम्प बैक पोस्चर। ये कितने प्रकार के होते हैं, किन कारणों की वजह से ये बीमारी होती है? तो काइफोसिस के 5 प्रकार हैं। पहला है पोस्चरल काइफोसिस, यानी कि ये यंग पेशेंट्स में ज्यादा होता है जिनका पोस्चर सही नहीं होता, जिस वजह से इनकी मांसपेशियां खराब हो जाती है, मांसपेशियों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और एबनॉर्मल पोस्चर की वजह से आपका जो स्पाइन का अलाइनमेंट है, जो कर्व है, वो बिगड़ने लगता है। और अगर अपर बैक में बिगड़ता है तो वो हाइपरकाइफोसिस हो जाता है, यानी कि हंचबैक पोस्चर हो जाता है। तो इसलिए पोस्चर की खराबी की वजह से जो काइफोसिस होता है वो होता है पोस्चरल काइफोसिस। ये ओल्डर पेशेंट्स में भी देखने को मिलता है, उन पेशेंट्स में जिनको बार बार फ्रैक्चर होता है स्पाइन का, जिनकी हड्डियां जल्दी टूट जाती, जैसे जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत है, जिस वजह से उनका पोस्चर सही नहीं हो पाता, वो आगे की तरफ झुके रहते हैं, ज्यादातर वो आगे की तरफ ज्यादा झुके रहते हैं, एबनॉर्मल पोस्चर रहता है। स्पाइन का नॉर्मल अलाइनमेंट होना चाहिए, वो एक ही सीध में होनी चाहिए, वैसे नहीं हो पाती। तो जिस वजह से पोस्चर की खराबी की वजह से, पुअर पोस्चर की वजह से पोस्चरल काइफोसिस की दिक्कत आती है। दूसरा प्रकार है कॉन्जेनाइटल काइफोसिस। कॉन्जेनाइटल मतलब जन्म से ही, बाय बर्थ दिक्कत आना। तो उस तरह का काइफोसिस होता है कॉन्जेनाइटल काइफोसिस, यानी कि जब बच्चा जैसे ही होता है तो उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी, वो सही से नहीं बनी हुई होती है, उसमें कुछ खराबी होती है, या फिर जो मनके हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, ये सब में दिक्कत होती है, यानी शुरू से ही ये डेवलप नहीं होती अच्छे से। तो जब ये अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती तो पेशेंट को काइफोसिस की दिक्कत आनी, यानी उन बच्चों को काइफोसिस की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। कभी कभी काइफोसिस की दिक्कत शुरुआत में नहीं पता चलती, फिर धीरे धीरे जब पूरा ही पोस्चर खराब हो जाता है, पूरा ही अपर बैक का पोस्चर देखने में पूरा खराब लगता है, उबड़ा हुआ लगता है, तब पता चलता है कि पेशेंट को कॉन्जेनाइटल काइफोसिस की दिक्कत है। खास तौर पर कॉन्जेनाइटल काइफोसिस सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स में देखने को मिलता है, यानी जिन बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी, सीपी है जो बच्चे, उनको कॉन्जेनाइटल काइफोसिस की बीमारी देखने को मिलती है। तो अगर आपका बाय बर्थ ही जब बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड सही से डेवलप नहीं हो पाता, वर्टिब्रा सही से डेवलप नहीं हो पाते, लिगामेंट्स जो भी है, टेंडन्स, लिगामेंट सही से नहीं डेवलप होते, जब स्पाइनल कॉर्ड ही सही से डेवलप नहीं हो पाती है, जिस वजह से उन बच्चों में कॉन्जेनाइटल काइफोसिस की दिक्कत देखने को मिलती है। फिर है तीसरी न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक काइफोसिस। ये काइफोसिस तब होता है जब हमारी बॉडी में जितना हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जितना मिनरल्स चाहिए, जो हमारी बॉडी में हमारी बोन को मजबूती देते हैं, मजबूत रखते हैं, अच्छा रखते हैं बोन को, बोन डेंसिटी को अच्छा रखते हैं, तब इन मिनरल्स की कमी हो जाती है बॉडी में, जिस वजह से बोन्स का ज्यादा लॉस होना शुरू हो जाता है, यानी हड्डियों का कमजोरी होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से इजीली हड्डियां ब्रेक हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, पेशेंट को कमजोर हो जाती है हड्डियां। और इस वजह से भी पेशेंट को न्यूट्रिशन की कमी की वजह से न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक काइफोसिस देखा जाता है। ये खास तौर पर यंग में भी देखने को मिलता है और ओल्ड एज पेशेंट्स में भी देखने को मिलता है। जैसे बच्चों में है तो इसका कारण हो सकता है रिकेट्स का, यानी विटामिन डी की डेफिशिएंसी में, और ऑस्टियोपोरोसिस होता है अगर पेशेंट्स में, तो इसकी वजह से भी न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिक काइफोसिस हो सकता है। फोर्थ है हमारा पोस्ट ट्रोमैटिक काइफोसिस, यानी अगर पेशेंट का फ्रैक्चर हो गया है या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, ऊंचाई से गिर गया है, कार क्रैश हो गई है, जिस वजह से सडन एक्सीडेंट की वजह से सडन फोर्स लगा आपके स्पाइनल कॉर्ड पे, रीढ़ की हड्डी पे, आपके पीछे वाली हड्डी पे, जब अगर आपके अपर बैक में या फिर आपकी लोअर बैक में भी फ्रैक्चर होता है तो वो असर करता है आपके अपर बैक में भी। तो किसी ट्रॉमा की वजह से, यानी कोई भी इंजरी की वजह से, फ्रैक्चर या डिसलोकेशन की वजह से, उसके बाद का जो काइफोसिस होता है वो होता है पोस्ट ट्रोमैटिक काइफोसिस। फिर है लास्ट शर्मैन्स काइफोसिस। ये एक तरह का ऐसा काइफोसिस है जिसमें हमारी वर्टिब्रा है, वो नॉर्मल वर्टिब्राज होती है, हमारे जो मनके हैं नॉर्मल, वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, एक के बाद एक वर्टिब्रा, हमने पहले भी बात कही थी, एक के बाद एक वर्टिब्रा होती है। अब जब ये वर्टिब्रा, इनका शेप ट्रेपेजॉइड शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का नहीं होता, जब ट्रेपेजॉइड शेप का होता है, वेज शेप का होता है,
तो जिस वजह से क्या होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव पड़ता है और इसका कर्व बिगड़ने लगता है, जिस वजह से हंचबैक पोस्चर आने लगता है पेशेंट्स का। अगर जब ट्रेपेजियोइड शेप की होती है हमारी वर्टिब्रा, तो जो हमारी डिस्क है, हर 2 वर्टिब्रा के बीच में डिस्क है, वो अंदर की तरफ दबने लगती है, डसने लगती है, जिस वजह से छोटे छोटे स्पॉट्स बनने लगते हैं, जैसे स्मॉल नोड्स कहा है, तो स्मॉल नोड्स और काइफोसिस, ये बीमारी ये सब मिलके बनी है शिमार्स डिजीज। तो ये इस तरह का काइफोसिस बहुत रेयर देखने को मिलता है, और इसमें क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है दिक्कत। ये जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती जाती है, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, तो ये दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। ये महिलाओं में और पुरुषों दोनों को अफेक्ट करती है। तो ये हमने बात की थी काइफोसिस के प्रकारों के बारे में। अब काइफोसिस किन कारणों की वजह से होता है? काइफोसिस का कारण डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टाइप का काइफोसिस है। जैसे अगर पोस्चर, गलत पोस्चर की वजह से है, या फिर आप ज्यादा झुके हुए रहते हो, या भारी भारी सामान उठाते हो, घंटों खड़े रहते हो, घंटों देर बैठे रहते हो, तो ये पोस्चर की खराबी की वजह से, इस पोस्चर की वजह से, इस खराब पोस्चर की वजह से भी काइफोसिस की दिक्कत हो सकती है। फिर है शिमॉर्ट्स में, अगर आपका स्पाइनल का स्ट्रक्चर ही सही से नहीं, आपकी वर्टिब्रा सही से बनी हुई नहीं, उनका शेप सही से नहीं है, तब ये काइफोसिस की दिक्कत हो सकती है। अगर बाय बर्थ ही स्पाइनल कॉर्ड सही से डेवलप नहीं होता है, जिस वजह से कॉन्जेनाइटल की वजह से, यानी बाय बर्थ की वजह से पेशेंट को काइफोसिस की दिक्कत हो सकती है। और भी ऐसी कंडीशन है जिस वजह से काइफोसिस की बीमारी हो सकती है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, जब हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है, टूटने लगती है, बोन डेंसिटी कम होने लगता है हड्डियों का, तो जिस वजह से इजीली हड्डी का फ्रैक्चर हो जाता है, ब्रेक हो जाती है इजीली हड्डी, और इस वजह से पेशेंट का जो पोस्चर है वो बिगड़ जाता है और काइफोसिस हो सकता है। दूसरा है कारण स्पॉन्डाइलोसिस, यानी ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो आपका जो कार्टिलेजेस है, बोन्स है, डिस्क है, उनका वियर एंड टियर होना शुरू हो जाता है, यानी उनका डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से एक नॉर्मल अलाइनमेंट नहीं रहता स्पाइन का, और पेशेंट को काइफोसिस की दिक्कत आती है। स्पाइना बाइफिडा, ये एक तरह की कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम है, जिसमें हमारी जो स्पाइन है वो सही से बनी हुई नहीं होती प्रॉपरली, अच्छे से पूरी फॉर्म पूरी नहीं बनती है, आधी ही बनती है, कुछ दिक्कत आती है जब, तो इस वजह से भी काइफोसिस की दिक्कत आ सकती है। पिजेट्स डिजीज, पिजेट्स डिजीज मतलब ये हड्डियों की ऐसी बीमारी है जिसमें जो हड्डियों की जो सेल्स है वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है, नहीं बनती सही, जो बोन्स रोज बननी चाहिए वो हड्डियां की सेल्स नहीं बन पाती है, जिस वजह से बोन की डेंसिटी कम होने लगती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, और पेजेट्स डिजीज की वजह से भी काइफोसिस की दिक्कत हो सकती है। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ये एक तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। जब हमारा नर्वस सिस्टम ही अफेक्ट होगा तो हमारी बॉडी में अच्छे से सिग्नल्स नहीं दे पाएगा, और हमारी बॉडी में मूवमेंट सही नहीं हो पाएगा, जिस वजह से हमारा पोस्चर खराब होएगा, हम अपनी डेली एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, और जिस वजह से पेशेंट को हम्प बैक की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ये भी एक कारण हो सकता है। एक और कारण है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी एक तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें आपकी मांसपेशियां धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती ही जाती है, इनमें मांसपेशियों की कमजोरी होना शुरू हो जाता है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मांसपेशियों की कमजोरी होना या उसकी कमी होना शुरू हो जाता है, और ये एक प्रोग्रेसिव बीमारी, यानी धीरे धीरे ये बढ़ती ही जाती है, रुकती नहीं है, तो इसकी वजह से भी काइफोसिस हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस, यानी स्पाइन में टीबी होना, यानी एक बैक्टीरिया है उसका इन्फेक्शन होना स्पाइन में, जो हमारे लंग्स को भी अफेक्ट करता है। तो जब ये ट्यूबरकुलोसिस होता है स्पाइन का, तब भी काइफोसिस की दिक्कत आ सकती है। फिर है कैंसर, अगर कैंसर हो गया हमारे स्पाइन में, कहीं पे भी किसी भी पार्ट पे कैंसर हो गया और वो फैल रहा है कैंसर सेल्स, तब भी काइफोसिस की दिक्कत हो सकती है। फिर ट्रॉमा इंजरी, जैसे हम अगर ऊंचाई से गिर गए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, कार एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट हो गया है, किसी भी ट्रॉमा की वजह से इंजरी हो गई हमारी अपर बैक में, हमारी स्पाइन में, जिस वजह से काइफोसिस की दिक्कत हो सकती है। तो ये हमने बात करी थी काइफोसिस के कारणों के बारे में, किन कारणों की वजह से काइफोसिस हो सकता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे काइफोसिस का कैसे पता किया जाता है, इसका इलाज क्या है, सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों में ये देखा जाता है, और इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है, और आप घर पे इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं।